नमस्कार दोस्तों। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक मुद्दा बड़ा उछल रहा है कि दीपिका पादुकोण ने कौन सी बिकनी पहनी। चंद सेकेंड का वो गाना है और पठान फिल्म का जो गाना है उसमें उन्होंने चंद सेकेंड एक ऑरेंज कलर की बिकनी पहन ली और उसके साथ उन्होंने गीत फिल्माया। चंद सेकेंड उसमें तमाम तरह के उन्होंने कपड़े, तमाम रंगों के कपड़े बदले। उसी में एक बार ऑरेंज कलर रखा है। ठीक है, समस्या क्यों है? क्योंकि एक नफरत, एक डर, जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, ये देशभक्ति नहीं है, ये देश को कमजोर करने का काम है। तो नांदेड़, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के युवा से मेरा एक ही मैसेज है, डरो मत और नफरत को अपने दिल से मिटा दो। डरना छोड़ दो तो नफरत खत्म हो जाएगी। कमोबेश वही है। इसके बाद एक दूसरा मसला है जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में है। वो मसला है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भारत के प्रतिनिधि, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश और न जाने क्या क्या कह रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आज दुख की बात है कि हिंदुस्तान का जो गुजरात का कसाई है वो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। आप समझ सकते हैं, आपने उन्हें कुछ कहा, उन्होंने आपको कुछ कहा, और इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में। क्या आपके देश में प्रदर्शन करने से पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दीपिका पादुकोण ने जो ऑरेंज कलर की, यानी भारतीय जनता पार्टी वालों के और जो गोदी मीडिया है उन लोगों के हिसाब से यदि कहें तो जिसे चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, उसके हिसाब से वो भगवा है। मैं भी मान लेता हूं भगवा है। तो भगवा वो पहनकर वो डांस करती हैं। यह हिंदू धर्म का अपमान, बड़ी अच्छी बात है। तो हुजूर आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस समय देश में यही चर्चा। क्यों? सवाल ये, आखिर ये इतना ज्यादा चर्चा में क्यों है? क्यों इसको लेके देश भर में तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के खिलाफ प्रदर्शन से पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या दीपिका पादुकोण की बिकनी वाली फोटो से जो शूट है कुछ चंद सेकेंड्स का, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। असल में क्या है? असल में यह है कि वही कलर की जब बिकनी और चड्ढी और ब्रा पहन करके कंगना रनौत गाती है, कंगना रनौत जो है तमाम अश्लील वो करती हैं, तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के कई जो सांसद हैं इस समय, वो जब अपने सूट में, अपनी फिल्मों में, अपनी जगह उसी तरीके से बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, पूरी अश्लीलता के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन फर्क पड़ता है कब, जब दीपिका पादुकोण करती हैं, क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान है कौन? शाहरुख खान के दादाजी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी आहुति दी। कितने महान परिवार से पैदा हुआ शाहरुख खान, देशभक्त शाहरुख जब करता है तो इन्हें गद्दार नजर आता है। क्यों ये सारी चर्चाएं क्यों हैं, क्यों हवा में तैर रही हैं, क्यों ये नफरत घोली जा रही है? क्योंकि इससे दो चीजें, एक हिंदू मुस्लिम की नफरत को बढ़ाना है, नंबर एक। दीपिका पादुकोण हिंदू है, ब्राह्मण है, उनके पिता और उनके तमाम सारे परिवार के लोग भी देश के आजादी के आंदोलन में भागीदार थे, उस परिवार से, तो उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है, और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उन्होंने, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, सरकार प्रधानमंत्री सो रहे हैं और चीन हमारे यहां घुसपैठ कर रहा है, लगातार वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और हमारे यहां उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो साहब, जब वो ये सवाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम सारे भाजपा के नेता कहते हैं राहुल गांधी गद्दार। राहुल गांधी उस परिवार से है जिस परिवार ने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, त्याग किया है, बलिदान किया है, और देश को बनाने में भी सबसे ज्यादा योगदान किया। उसके बाद यह सवाल उठता है, समझिए कि कितना स्थिति है कि नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और ये नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है, इसके पीछे वजह समझिए। नरेंद्र मोदी ने जो पीएम केयर फंड बनाया 2020 में, वो पीएम केयर फंड कह के, प्रधानमंत्री केयर फंड कह के कहा गया, और प्रधानमंत्री के ऑफिशियल एड्रेस पर रजिस्टर हुआ, लेकिन वास्तव में वो एक निजी जो है बनाया गया था कोष, और इस कोष के जरिए जो ये फंड बनाया गया, इस फंड के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसमें ट्रस्टी रखे गए, और इससे जो पैसा, हजारों करोड़ रुपया जो पैसा इसमें इकट्ठा हुआ, उस पैसे से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को पूरा किया। और इसका पता नहीं लगता, कोर्ट भी कह रहे थे, सब कह रहे थे कि हाँ जुर्माना है, पीएम केयर फंड में जमा करा दो। लेकिन जब इसका पता चला, एक आरटीआई डाली गई, मांगा गया इस पे डिटेल, तो पता चला, पीएमओ ने कहा कि साहब ये तो प्राइवेट फंड है, सरकारी फंड ही नहीं है, तो हम इसका जवाब कैसे दे सकते हैं। इससे पता चला ये कितना बड़ा फ्रॉड किया गया, और उसमें दान देने वालों को इनकम टैक्स और दूसरी टैक्सेस में छूट दिए गए। उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने अपनी ब्लैक मनी के जरिए वो किया, और उसका उन्होंने फायदा दूसरी जगह लिया। यह भी एक खेल हुआ। सीएसआर फंड के नाम का भी पैसा उसे डाइवर्ट किया गया। तो यह समझिए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ, और उसमें चीन की तमाम कंपनियों और तमाम संस्थाओं ने भी उसमें डोनेट किया है। इसके बावजूद उसका डिटेल भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। वो राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के फाउंडेशन को एक बार चीन द्वारा शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए दोनों ने मिलकर कि भारत चीन के संबंध कैसे अच्छे हो सकते हैं, इस रिसर्च के लिए जो थोड़ा सा फंड दिया था,
उस फंड को लेकर के उन्हें घेरते हैं कि चीन से संबंध, जबकि चीन से संबंध सबसे करीबी किसके हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आरएसएस के। इसका उदाहरण जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो चीन कई बार जाते हैं और वहां के साथ करते हैं। आरएसएस और भाजपा के तमाम नेता वहां जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के स्कूल में ट्रेनिंग लेते हैं, वहां सीखते हैं। क्यों? क्या रिश्ते हैं आपके? और उसके बाद विवेकानंद फाउंडेशन हो, इंडिया करके जो इनकी संस्था है उसको हो, इस तरह की संस्थाओं में पैसा दिया जाता है। इंडिया फाउंडेशन संघ के काफी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसके क्या रिश्ते हैं चीन से? बार बार चीन क्यों जाती है वो फाउंडेशन? आज मैं आपको एक और खुलासा करने वाला हूं, महत्वपूर्ण खुलासा है, इस देश के लिए जरूरी है ये जानना। इस देश के विदेश मंत्री के सुपुत्र जिस फाउंडेशन को हेड करते हैं, उसके एक यूनिट को हेड करते हैं अमेरिका में, उस फाउंडेशन को चीन की एम्बेसी से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार पैसा मिला है। अभी हाल ही में मिला है। क्यों मिला है? क्या कारण है? क्या कारण है कि पूरी सरकार चीन पर चुप हो जाती है? और उनमें तमाम बार तमाम तरह से पैसा लिया जाता है, और जब यह पैसा लिया जाता है तो सवाल उठता है। और यही वजह है शायद कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेके अब तक वो 20 बार चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, उनके साथ मीटिंग कर चुके हैं। और उसके बाद में दोनों लोगों की आवाजाही के अलावा भारत का चीन से जो व्यापार था वो कई 100 गुना बढ़ गया। और उसके बाद चीन ने हमारे देश में 2000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि कब्जा कर ली, बलात् कब्जा कर ली। उन्होंने हमारे सैनिकों को मारा, सबको मारा, और हमारी सरकार, हमारी सब खामोश बने रहे। बस इतना कहते हैं हमने खदेड़ दिया। तो साहब खदेड़ेंगे भी नहीं तो और क्या करेंगे? आप तो उनका कुछ कर नहीं पाए। तो यह स्थिति है। और वो खदेड़ने के नाम पे भी जब आते हैं तो 1-8 किलोमीटर कब्जा कर लेते हैं। 10 किलोमीटर आते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर वो कब्जा कर जाते हैं। तो आप समझिए, यही तो चीन का खेल। और जब चीन के खेल पर चर्चा होती है, उसकी बात होती है, तो साहब सवाल उठने लगते हैं। क्यों सवाल उठने लगते हैं? क्योंकि यह सरकार वही खेल करती है। तो सबसे पहले इस खेल को समझ। यह उठाती है कि 1962 की लड़ाई भारत ने हजारों हेक्टेयर जमीन जो है चीन को दे दी, लेकिन वास्तविकता यह बिल्कुल नहीं है। भारत ने 1 इंच जमीन चीन को 1962 के युद्ध में नहीं दी। ये कहते हैं भारत युद्ध में हार गया। भारत युद्ध में हारा नहीं, बल्कि लड़ाई को बीच में ही एकदम से विड्रा कर गया भारत की कूटनीति के कारण चीन, और वापस चला गया। भारत ने किसी भी हार पर न सिग्नेचर किए हैं, न कोई समझौता किया है, तो इसलिए हार नहीं कह सकते। उल्टा भारत ने जरूर हराया है नाथुला, यह भी जान लीजिए। तो इन सब चीजों को लेकर के जिस तरीके से स्थितियां हुई, इसको लेकर पवन खेड़ा ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी जी के वक्त आया था। सबसे पहली बार किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने अगर इस तरफ ध्यान दिया तो वो 1986-1987 के दौरान शुरू हुआ। ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, मनमोहन सिंह जी की सरकार पर आ जाते हैं। 2000 किलोमीटर का ट्रांस अरुणाचल हाईवे किसने शुरू किया? किसके वक्त, किसके जहन में यह विचार आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त आया। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, सिर्फ अरुणाचल की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आज समस्या वहां चल रही है। 6 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बने। ईटानगर रेलवे स्टेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त अरुणाचल प्रदेश में बना। और इसी तवांग क्षेत्र में 1986 में जब चीन ने
गलत निगाह डाली थी, राजीव गांधी जी ने सेना के हाथ नहीं बांधे थे। पूरी अनुमति थी सेना को कि आपको जो उचित लगे करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जनरल सुंदर जी थे, ऑपरेशन फैल्कन शुरू किया और चीन को मजबूर किया वार्ता करने के लिए। चीन ने वार्ता की मांग की कि चलिए हम बैठकर बात करते हैं। फ्लैग मीट जिसको कहते हैं, फ्लैग मीट हुई। चाहे अमित शाह हो चाहे दूसरे हो, ये 1962 का जिक्र करते हैं। जब 1962 का जिक्र करते हैं तो वह आपको सच्चाई बताना जरूरी है। 1952 में चीन का एक रोड का पता चला तो सुदूर भारत में बनी, जो शायद भारत की जमीन थी, इसलिए क्योंकि कश्मीर के राजा ने, जिसे अपना कहते थे, आप समझ लीजिए कहते थे, कश्मीर के राजा हरि सिंह जिसे अपना कहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे कभी बॉर्डर अनआइडेंटिफाइड नहीं किया और नक्शे में बाकायदा बॉर्डर अनडिफाइंड लिखा हुआ है। तो जो अंग्रेज सरकार ने बॉर्डर अनडिफाइंड जो नहीं किया, उसी को ये जो अनडिफाइंड बॉर्डर लिखा हुआ है, उस बॉर्डर को ये भारत की जमीन बताते हैं। अब समझ लीजिए, इसको लेके भारत ने 1954 में जो नया नक्शा जारी किया, उसमें राजा हरि सिंह के कहे के मुताबिक उसे अपने साथ रख लिया। लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि नक्शा जरूर खींच दिया गया, लेकिन जमीन भारत के पास कभी नहीं आई और भारत ने मान लिया कि जमीन हमारी है। और जब 1954 में भारत ने नक्शे में उसे शामिल कर लिया, तो स्थिति यह है कि वहां पहुंचने की भी भारत ने कोशिश की और तमाम जमीन पे भारत ने कब्जा भी किया, लिया भी। तो यह आप समझ लीजिए, आधा हमने वो जमीन हासिल कर ली और आगे बढ़ते तो चीन हमें रोकने के लिए आने लगा और अंततः यह हुआ कि आखिर अब हम इस जगह समझौता कर लें। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक पेश किया कि वास्तविक तौर पे हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, यह जमीन हमारे पास है और इसे हमें अब यहां पे आइडेंटिफाई करा लेना चाहिए। इससे कम से कम इतनी हम क्लियर हो जाएगा तो बॉर्डर की समस्या भी खत्म हो जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर आ जाएगा। लेकिन तब संसद में अटल बिहारी वाजपेयी समेत तमाम सारे नेताओं ने इसका विरोध किया और इसको लेकर के जब यह हुआ तो पंडित नेहरू ने संसद की, चूंकि वो बड़े अति लोकतांत्रिक थे, तो उन्होंने मान लिया, आज की तरह नहीं है कि समझौता कर लेते, जबकि उनकी अपनी पूरी बहुमत था, वो चाहते तो पास था, कोई रोक नहीं सकता था। यह स्थिति है कि उन्होंने विपक्ष की हर बात का मान रखा, चर्चा की। अब समझिए नतीजा क्या हुआ कि जो चाऊ लेकर के प्रस्ताव और हम दोनों का आया था कि हाँ, अरुणाचल का पूरा इलाका आपका, नक्शे में आप कर लीजिए और अक्साई चीन जो है उनका, जो कि बिल्कुल बेकार है, वो आप उनके रहने दीजिए, जो उनके कब्जे में, जो उनके कब्जे में और हमारे कब्जे। ये तब की बात बता रहा हूं जब भारत चीन का कोई युद्ध नहीं हुआ था। और ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीजें हुई तो नतीजा क्या हुआ कि इन सब कारणों से यह संभव नहीं हो सका और स्थिति खराब हुई। और इस कारण से भारत उन जगहों तक पेट्रोलिंग कर रहा था, सारी चीजें थी, पेट्रोलिंग के बिल्डअप था, सबके बाद स्थिति जहां पर भारत था आज भी वहां तक है। एक भी इंच जो 1960 में भारत के पास थी आज भी, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उसकी बड़ी भारी जमीन चीन के पास चली गई है। तो समझ लीजिए, तो ज्यादातर चीन ने ज्यादातर खाली चोटियां कब्जा की हुई और यह चोटियां नीचे से पूरी तरह से जो वैली के उसके कंट्रोल में थी, ये सारी चीजें। और ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू को जो है इनकॉम्पिटेंट से लेके जाने क्या क्या कहा गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबा भाषण दिया। फिर वो दिन आ गया 1962 और 1962 में जब क्यूबा का संकट चल रहा था, सारी चीजें थे, उस स्थिति में चीन ने हमारे पर हमला किया और भारत ने भी, और 18 दिन तक जो चौतरफा जो सारी स्थितियां हुई, हमारा युद्ध जो हुआ
और फिर क्यूबा का जैसे ही शांत हुआ वैसे ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच से लेकर के सब तरफ से दबाव बनाया। नतीजा ये हुआ चीन को वापस भागना पड़ा और उसने युद्ध बीच में रोका और वापस चला गया। यानी हम हारे नहीं, वो बीच में भाग गया और वही भाग के गया। दोनों तरफ से मौतें हुई, दोनों तरफ से युद्ध में सारी चीजें हुई, लेकिन अपने आप उसने युद्ध छेड़ा और अपने आप चला गया। क्योंकि वो आक्साई चीन जो कहता था वहां पर वो काबिज था, पहले से काबिज था। तो यह समझ लीजिए कि 1947 के पहले से काबिज था। यह एक सत्यता है। हम उस नक्शे के आधार पर कहते हैं जो नक्शा पंडित नेहरू ने 1954 में बनाया। यानी आप इससे समझिए, उसके पहले जो अंग्रेजों का नक्शा था, जब हमें उन्होंने देश सौंपा, तो वो अनआइडेंटिफाइड बॉर्डर था, बॉर्डर नहीं था, वो भारत के कब्जे में नहीं था। तो इस तरीके से यह स्थिति है उस सीमा की। अब आइए आप, जिस तरीके से स्थितियां हुई उसके बाद में नेहरू पर ब्लेम लगना था, नेहरू पर आघात लगा और नतीजन क्या हुआ कि बहुत सारी समस्याएं। युद्ध के पहले लद्दाख से 300 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर जो भूमि थी भारत ने कब्जा की, वो राजा हरि सिंह के कब्जे में नहीं थी। यह बात जान लीजिए। तो यह स्थितियां हैं और इन सबको 1962 में जो हमने खोया वो 30 से 35 किलोमीटर का इलाका था, जो पहाड़ियां थी जिनमें उन्होंने अपनी सेनाएं, जो कि बफर जोन बाद में घोषित करा लिया पंडित नेहरू ने, यह भी जान लिया। और जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से क्या हो रहा है, तब से गालवान हो, दूसरी सारी चीजें हो, जहां पर भी आप जाइए, अरुणाचल में भी कब्जा हो रहा है, वहां पर भी हो रहा है। एक भी पक्के स्ट्रक्चर पंडित नेहरू ने नहीं बनाने दिए, लेकिन इस सरकार ने आने के बाद चीन को पक्के स्ट्रक्चर भी बना लेने दिए और तमाम सारी चीजें कर लेने दी। आज अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की यदि बात करें और 1954 के नक्शे को छोड़ दीजिए, 1962 की स्थिति से ही देख ले, तो उससे हम 20 किलोमीटर पीछे तक की भूमि सौंप चुके हैं 1962 के युद्ध के विराम के बाद। तो यह नरेंद्र मोदी ने किया। लद्दाख में कब्जा करा दिया, अरुणाचल में कब्जा करा लिया, दोनों के बॉर्डर पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हो गए, कई गांव बसवा दिए, और साहब क्या लेंगे। और रोज बर रोज चीन हमारे यहां घुसता है, तमाम तरह की वारदातें करता है और चला जाता है। इससे आप समझिए, तो जो मीडिया और जो तरह से प्रस्तुत किया जाता है, सच्चाई वो नहीं। सच्चाई ये है कि चीन के हाथों नरेंद्र मोदी ने भारत को जब बेच दिया है, और जब बेच दिया हो तो चिंता करनी पड़ती है। राहुल गांधी इसीलिए कहते हैं चीन बड़ा खतरा बना दिया है और चीन लगातार बढ़ता आ रहा है, घुसता आ रहा है, हम पे हमले करने की तैयारी कर रहा है, अपनी मिसाइल्स, अपने एयरक्राफ्ट सब कुछ वहां तैनात कर रहा है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे सो रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, मेघालय जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती है इस वक्त में कि अरुणाचल चले जाएं, क्योंकि चीन नाराज हो जाए। हमारे देश के कानून मंत्री जो अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं, वो कहते हैं हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, और वो बॉर्डर पे तो नहीं जाते हैं, बैठ के 3 साल पहले जहां गए थे बॉर्डर के एक इलाके में, वही फोटो ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि साहब हम पहुंच गए। तो ये स्थिति है किरण रिजिजू की। तो प्रधानमंत्री एक तरफ वो ड्रेस पहन के ड्रामा करते हैं, किरण रिजिजू झूठी पुरानी फोटो पोस्ट करके वो करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक सवाल का वो जवाब नहीं देते हैं। तो आप समझिए, तो इसको लेकर के जयराम रमेश ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि मैं एक चीज बता दूं जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। जब हम चीन की बात उठाते हैं संसद में और संसद के बाहर, अगर कोई कांग्रेस नेता उठाता है तो तुरंत बीजेपी कहती है 1962 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ। यही उनका
कहना है 1962 में क्या हुआ। 1962 में क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। उस पर कई किताब लिखे गए हैं, उस पर रिपोर्ट आया है, उस पर कई लंबी चर्चा हुई है। 1962 के बाद हम समझते हैं कि 1962 के बाद 1965 में हमें पाकिस्तान से युद्ध हुआ और 1971 में बांग्लादेश के संदर्भ में एक और युद्ध हुआ। पर 1965 और 1971 के बीच में चीन के साथ भी एक छोटा सा युद्ध हुआ था नाथुला में। ज्यादा लोग आज भूल गए हैं, यह भी हमारे इतिहास का एक अंग है। 1967 में नाथुला के पास भारत और चीन के बीच में मुकाबला हुआ और उसमें अगर मैं डायरेक्ट शब्द यूज करूं, उसमें चीन हारा और भारत जीता। उसके बारे में अभी एक नया किताब भी निकला है, 1967 द वॉर दैट इंडिया वन। 1967 में जब भारतीय सेना ने उसी तरीके से चीन को हराया था, उसकी बात क्यों नहीं होती है? फिर राजीव गांधी के समय में चीन को हराया गया, उसकी बात क्यों नहीं होती है? तो आप समझिए, राजीव गांधी ने भी हराया, 1967 में इंदिरा गांधी ने भी हराया, और उनके पिता के समय में जो नक्शा बनाया गया उसमें चीन का बहुत सारी जमीन भारत ने ली, जो कि हमारे पास वास्तव में थी नहीं। इसके बाद में आप समझिए, नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों कहा जाता है? क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की? एक तरफ हमारे बॉर्डर पे सैनिक जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये चाइना को इनाम पे इनाम देते जा रहे हैं, चाइना से और माल खरीद रहे हैं, और माल खरीद रहे हैं। क्यों? हमारे सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? और माल क्या खरीदते हैं? चप्पलें इंपोर्ट हो रही है, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, खिलौने इंपोर्ट हो रहे हैं। ये हम नहीं बना सकते? चप्पलें हम नहीं बना सकते? कपड़े हम नहीं बना सकते? वहां से चश्मे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये सारा सामान तो हम भी बना सकते हैं, भारत भी बना सकता है। भारत के अंदर भारत के लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय सारा सामान चाइना से खरीद रहे हैं, चाइना को शाबाशी दे रहे हैं। चाइना, कुछ तो मजबूरी है इन लोगों की, जो भारत को इन्होंने इस तरह से उनके सामने, हमारे सैनिकों की जान की भी इनकी कोई परवाह नहीं है। कहते हैं चाइना से माल सस्ता आता है। अरे नहीं चाहिए हमको सस्ता माल, हम भारत का माल खरीद लेंगे चाहे कितने में भी बने। हमारे भारत के लोग जो हैं वो कट्टर देशभक्त हैं, अपने सैनिकों की जान की कीमत है हमारे लिए। हमें नहीं चाहिए चाइना का सस्ता माल। डबल कीमत पे भी अगर हमारे देश के अंदर माल बनेगा, हम डबल कीमत पे खरीद लेंगे अपने देश से माल। लेकिन चाइना से माल खरीदना बंद करो। आज मैं इस मंच के जरिए भारत के लोगों से अपील करता हूं कि चाइना के माल का बॉयकॉट करना शुरू करो। अरविंद केजरीवाल, इसका सबूत जो आज से चंद साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहा करती थी कि चीन के उत्पादों का बहिष्कार करो, प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, सामान का बहिष्कार करो, आज वही शब्द अरविंद केजरीवाल कहते हैं। अंततः किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? पड़ेगा आम जनता के ऊपर, पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो बेचारे वैसे ही महंगाई और दूसरी चीजों से पीड़ित हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? इन्होंने भी तो अपने यहां तमाम सारे प्रोडक्ट चीन के ही आयात किए हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं आप सरकार में, आप दिल्ली में पाबंदी लगा दीजिए, आप सरकार में है देश में, तो आप देश में रोक लगा दीजिए। असल में ये कुछ नहीं है, सिर्फ सत्ता के पे झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। तो इस झूठ और मक्कारी को पहचानें, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम को पहचानें और जानिए कि ये कैसे देश को खत्म करने के लगे। क्योंकि सवाल आपके बच्चों के भविष्य का है, सवाल आपका है, सवाल आपके जीवन का है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।